हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस का एक मॉडल सेट लेके आए हैं जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाली है 29 जनवरी 2025 में, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस मॉडल सेट को पूरा देखते हैं ना तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हो बहु गारंटी भिड़ेगी। तो आप लोग इस मॉडल को ज़रूर देख लीजिए। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। पहला क्वेश्चन बोला गया है, जो जल भाग तीन ओर से स्थल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, वैसा स्थान जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो, जैसे ऐसा कोई स्थान है, इधर भी स्थल है, इधर भी स्थल है, इधर भी स्थल है, इधर एक तरफ पानी है, तो ऐसा स्थल को खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाड़ी। तो ऐसे कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर पूछता वैसा स्थल जिसके तीन ओर से पानी हो, तीन ओर से क्या हो? पानी हो, जैसे इधर से पानी है, इधर से पानी, इधर से पानी है, तीन ओर से पानी हो, तो इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। कौन झारखंड के पड़ोसी राज्य का समूह है? देखिए, झारखंड के पड़ोसी राज्य का समूह कौन है? तो यहाँ पे सबसे पहले समझना होगा ना कि झारखंड के चारों तरफ कौन कौन सा राज्य स्थित है। तो देखिए, झारखंड का जो उत्तर, जैसे ये झारखंड है, तो झारखंड के ऊपर में बिहार है, क्योंकि जानते हैं हम लोग झारखंड बिहार से अलग हुआ है, ठीक। इसके पूर्व में है पश्चिम बंगाल, इसके पूर्व में कौन है? पश्चिम बंगाल। और इसके दक्षिण में है उड़ीसा, दक्षिण में कौन है? उड़ीसा। और इसके पश्चिम में दो राज्य है, एक तो है छत्तीसगढ़ और दूसरा है यूपी। यूपी का भी थोड़ा सा टच किया है यूपी। तो ये पांच राज्य जो है ना, ये भारत के झारखंड के चारों तरफ फैला हुआ है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कौन निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं मतलब कौन सा जो है ना, जैसे हिमालय पर्वत पे नंदा देवी पर्वत जो है ना हिमालय पर्वत पे स्थित है, चलिए ठीक है। दूसरा क्या बोला? उत्तरी मैदान। देखिए, उत्तरी मैदान में खादर बांगर जो मिट्टी पाया जाता है वो उत्तरी मैदान में पाया जाता है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी का भाग है, जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदान में पाया जाता है, तो ये भी ठीक है। भारतीय मरुस्थल में बरखान, ये बात भी सही है। मरुस्थल में बालू का जो अर्धचंद्राकार टीला होता है ना, उसे बरखान कहा जाता है, तो ये भी सही है। यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ पे उत्तरी सरकार लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि उत्तरी सरकार जो है ना, ये तटीय मैदान का भाग था। अगर यहाँ पे तटीय मैदान लिखा रहता और उत्तरी सरकार, तब सही था। लेकिन बोला कौन सुमेलित नहीं था? कौन सुमेलित नहीं है? डी नंबर ऑप्शन। अगर प्रायद्वीपीय पठार और दक्कन का पठार दिया रहता, ठीक, तो सही था। प्रायद्वीपीय पठार में दक्कन का पठार स्थित है। उत्तरी सरकार तटीय मैदान को कहा जाता है, यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार लिख दिया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा का डी नंबर। अगला हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है? सबसे सघन मतलब समझते हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा लोग वहीं रहते हैं ना जहाँ पे अनुकूल जलवायु हो। अर्थात क्या हुआ कि जहाँ का मिट्टी अच्छा हो, जहाँ का भू आकृति समतल हो, जहाँ जल उपलब्ध हो, इस तरह का जो आकृति होता है ना, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ का विकास बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए, हिमालय पर्वत, पर्वत में बड़ी कम लोग रहना चाहते हैं, आने में तो ठीक लगता है, जाने में हालत खराब हो जाता है, तो पर्वतीय इलाका में नहीं रहना चाहते। प्रायद्वीपीय पठार उतना अच्छा मिट्टी नहीं होता है, मरुस्थल का मिट्टी तो और खराब होता है, तो सबसे अधिक लोग जो है ना उत्तरी मैदान में रहते हैं। इसीलिए तो भारत में उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा है ना जो उत्तरी मैदान में स्थित है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। अगला है कथन और कहावत वाला है। कथन और कारण, कथन दिया है, असर्शन रीजन दिया है। असर्शन मतलब होता क्या? कथन बोला है और उसका रीजन दिया है कि सही है कि गलत है। बोला गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। जनरली हम लोग जानते हैं ना कि नदी का जल जो है ना, बरसात में उसमें पानी ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे गर्मी आता है पानी सूख जाता है। लेकिन गंगा नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी, एक अलावा जो हिमालय पर्वत से निकलती है, वैसा उस नदी का जो है ना पानी सालों भर रहता है। उसका कारण दिया है यहाँ पे, नदी जो है ना सालों भर जल प्रवाहित होता है, उसका रीजन क्या दिया है। देखिए रीजन क्या लिखा है। गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है, और गर्मी में हिमालय से बर्फ पिघलने से गंगा नदी
को जल प्राप्त होता है। कहने मतलब क्या है कि गंगा नदी जो है ना हिमालय पर्वत से निकला है, और गर्मी के दिन में जब नदी सूखता है ना और जगह का, तो यहाँ पे क्या होता है कि गंगा नदी हिमालय से निकलने के कारण हिमालय पे जो बर्फ है वो गर्मी में पिघल जाता है, और पिघला हुआ पानी जो है वो नदी में आ जाता है, जिसके कारण गंगा नदी में सालों भर पानी रहता है। आपको पूछा है क्या यह बात सही है? तो यहाँ पे हम लोग को समझना है कि यह जो है ना कथन और कारण क्या है, दोनों सही है। कथन और कारण दोनों क्या है, सही है। सालों भर पानी रहता है, और दूसरा है कि यहाँ पे पानी क्यों रहता है, तो ये बर्फ के पिघलने के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। भारत के नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? मतलब नदी का महत्व क्या है? देखो, नदी से हम लोग सिंचाई कर सकते हैं, नदी में हम लोग नाव चला सकते हैं, नदी से हम लोग विद्युत बना सकते हैं, तो ये सभी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है? तो भारत में मानसून मानसून जैसे आगमन होता है ना, उस समय से वर्षा ऋतु आरंभ होता है, क्योंकि मानसून के साथ बरसात स्टार्ट होता है, तो वर्षा ऋतु बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, वर्षा ऋतु। अगला क्वेश्चन है, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो देखिए, जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होता है ना वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन सा वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन। और सदाबहार वन जनरली जो है ना विषुवत रेखा क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि विषुवत रेखा पे जो है ना ज़्यादा गर्मी होता है, जिसके कारण वहाँ पे ज़्यादा जलवाष्प बनता है और वहाँ पे अत्यधिक वर्षा होता है। तो ख्याल रखना है कि 200 सेंटीमीटर से जहाँ ज़्यादा वर्षा होता है ना, उस जगह पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक क्वेश्चन नंबर क्या बोला है 9 में, प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। जनरली जो है ना लिंगानुपात महिलाओं को देख करके बताया जाता है। भारत का लिंगानुपात कम है, अर्थात क्या हुआ कि भारत में महिलाओं की संख्या क्या है, कम है। अगला हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन जन्म दर का सही अर्थ है? देखिए, जन्म दर मतलब क्या होता है, एक वर्ष में एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चे को जन्म होता है, मतलब 1000 बच्चे जन्म लिए, ठीक। और 1000 बच्चे जन्म लिए, उसमें कितने जीवित बच्चे हैं, उसी को जन्म दर बोलते हैं। अगर कोई मृत बच्चा जन्म लेता है ना तो उसको जन्म दर में नहीं गिना जाता है। जन्म दर में 1000 बच्चा गिना जाता है जो जीवित हुआ, मतलब जीवित जन्म लिया, उसके बाद देखा जाता है कितना मर गया। इसमें मान के चलिए कि 1000 बच्चा जीवित जन्म लिया है और 1 साल के अंदर 20 बच्चा मर गया, तो शिशु मृत्यु दर 20 है। मतलब शिशु मृत्यु दर मतलब क्या होता है कि 1000 जीवित बच्चा में कितना बच्चा जीवित जन्म लेने के बाद मरा, उसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। और जन्म दर क्या हो गया, तो 1000 बच्चा जो जीवित जन्म लेता है उसे जन्म दर कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? तो देखिए, कोई भी देश में जो कानून बनाने का अधिकार होता है ना, वो संसद को होता है। संसद ही है जहाँ पे कोई चीज़ का कानून बनता है। किसी भी तरह का कानून जो पारित होता है, ये बनता है, वो कहाँ पे बनता है, संसद में बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में जो है ना रंग भेद खत्म कब हुआ था, 26 अप्रैल 1994 में। रंग भेद कौन खत्म किया था, तो महात्मा गांधी के प्रयासों से खत्म हुआ था। रंग भेद मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो है ना गोरे और काले में रंग भेद किया जाता था, और ये रंग भेद खत्म कब हुआ, 26 अप्रैल 1994 में। कौन किया था, तो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी थी? देखिए, यहाँ पे लोकतंत्र के बारे में क्या बोला गया है कि लोकतंत्र जनता का
और जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। यह परिभाषा जो है ना अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। भारत में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। ठीक है, ये बात किसने बोला था? तो अब्राहम लिंकन ने। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दिसंबर 1946 में। कब हुई थी? दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? लोकसभा के चुनाव के लिए भारत का कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो लोकसभा के चुनाव के लिए भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। कितना निर्वाचन क्षेत्रों में? 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला है, हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं? तो देखिए शुरुआत में जो है ना हमें 7 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में हमें कितना मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? 6 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। यहाँ पे जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा जो है ना गृह मंत्री होता है। कौन होता है? गृह मंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। सरकार ये सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? जैसे सरकारी निर्णय हुआ, सरकार का कोई निर्णय आया, उस निर्णय में कोई विवाद हो गया, तो उस विवाद का निपटारा जो है ना सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला है, किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 में लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? गरीबी हटाओ मतलब गरीबी को हटाओ। तो 1971 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था ना उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसी ने जो है ना क्या बोला, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था उसी समय। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। केंद्र सरकार का पर केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार का प्रमुख प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, लेकिन नाम मात्र का प्रमुख पूछा जाए तो नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है? एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की विधि को क्या कहते हैं? तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल जो उत्पादन किया जाता है ना उसे बहुविधि फसल प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुविधि फसल प्रणाली। खरीफ फसल क्या होता है? तो जो वर्षा ऋतु में उगाया जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं। जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब जो है ना ये खरीफ फसल है। रबी फसल किसको बोलते हैं? जो ठंडे के दिन में उगाया जाता है उसे खरीफ फसल कहा जाता है। जैसे गेहूँ, चना, मटर, ये सब रबी फसल है। और एक साल में जो एक से अधिक बार फसल उगाया जाता है ना उसे बहु फसल विधि कहा जाता है, बहु फसल प्रणाली कहा जाता है, बहुविधि फसल प्रणाली। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्या बोला गया 22? देखिए 22 में बोला गया है ना कि निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं थी। यही बात सही है। उसमें जब 450 परिवार थे ना उसमें से एक तिहाई परिवार के पास क्या था? खेती के लिए भूमि नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर हम लोग 23। क्या बोला है? जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ों पर निवेश किया है? देखिए जापान जो है ना, जापान पर हम लोग जानते हैं कि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में जो है ना परमाणु बम से हमला हुआ था ना, अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया था, जिसका असर आज तक है। लेकिन फिर भी जापान जो है ना विकसित देश कहलाता है। वो अपने आप को डेवलप किया और वो विकसित देश कहलाने लगा। तो वो जो जापान है ना, ऐसा नहीं कि वहाँ पे खूब ज़्यादा खनिज संसाधन, लेकिन फिर भी वो विकास किया। तो वो किस पे ज़्यादा निवेश किया? तो शिक्षा पे निवेश किया है। तो 23 का क्या हो जाएगा? 23 का हो जाएगा ये नंबर।
इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्रक के क्रियाकलाप में नहीं आते हैं? सबसे पहले हम लोग समझते हैं तृतीयक क्षेत्रक में क्या आता है। तो देखिए, जहाँ पे कोई चीज़ को बेचा जाता है, जहाँ पे कोई चीज़ को बेचा जाता है ना, वो तृतीयक क्षेत्रक में आता है। या तो जहाँ पे कोई सेवा वाला बात हो, तो वो तृतीयक क्षेत्रक का बात होता है। जहाँ पे कोई चीज़ का उत्पादन होता है, उत्पादन, वो प्राथमिक क्षेत्रक है। या जहाँ पे कोई चीज़ बनाया जाता है वो द्वितीयक क्षेत्रक है। बनाया कहा जाता है कारखाना में, तो कारखाना से संबंधित जो भी है द्वितीयक क्षेत्रक। ठीक। बैंकिंग, देखिए यहाँ पे ना कोई चीज़ बनाया जाता है ना कोई चीज़ उत्पादन होता है, यहाँ पे सेवा देने का काम होता है। जैसे हम अपना अकाउंट में पैसा रखे बैंक में जा करके, वो संभाल के रख दिया, बदले में कुछ इंटरेस्ट भी देते हैं, और फिर वापस जब हमको चाहिए तब बैंक पैसा देता है। तो ये सेवा देने का काम कर रहा है। शिक्षा भी क्या एक सेवा है कि नहीं? खनन, खनन क्या है? खनन जो है ना, उत्पादन होता है, वहाँ से कोई चीज़ को निकाला जाता है, और ये पूरा पूरी नेचर पे डिपेंड है। तो ये खनन जो है ना, ये प्राथमिक क्षेत्र का कार्य है। पर्यटन, पर्यटन मतलब घूमने वाला, क्या कोई चीज़ बनाया जा रहा है? नहीं। कोई चीज़ उत्पादन होता है? नहीं। वहाँ पे सेवा वाला बात होता है। पर्यटन जाते हैं घूमने के लिए, देखते हैं, गाड़ी से जाते हैं, वहाँ पे सेवा वाला बात हो जाता है। तो ये खनन जो है ना, प्राथमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्या बोला है कि भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वयन किया है? मतलब यहाँ पे कौन सी योजना को लागू किया गया है? तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं दोपहर का भोजन योजना, मिड डे मील जिसको बोलते हैं। दोपहर में भोजन दिया जाता है सरकारी विद्यालय में। तो बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए मिड डे मील या दोपहर का भोजन योजना लागू किया गया है। अगला चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में निर्धनता को कम करने के लिए अनाज और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया गया है? तो यहाँ पे याद रखना, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्या बोला 27 में? निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ता का हकदार होता है? अर्थात क्या हुआ कि सरकार जो है ना एक कार्यक्रम चलाया है, ठीक, जिसमें जो मजदूर उसमें जुड़ता है उसको 15 दिन के अंदर काम देता है। अगर वो 15 दिन के अंदर काम नहीं दे पाया तो उसे बेरोजगारी भत्ता देता है, अर्थात उसे बिना काम के बदले पैसा देना पड़ता है। और इस योजना को बोलते हैं राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड। ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ना लगभग 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है प्रतिदिन, लेकिन शहरी क्षेत्रों में पूछा जाए तो 2100 कैलोरी। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है? तो यहाँ पे बफर स्टॉक जो है ना, जैसे बफर स्टॉक मतलब क्या होता है, गेहूं चावल को जो स्टॉक किया जाता है वो किया जाता है भारतीय खाद्य निगम के द्वारा। किसके द्वारा? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, भारतीय खाद्य निगम के द्वारा। ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या कहते हैं? देखिए, सरकार द्वारा जो है ना समाज के जो गरीब लोग हैं उसे अनाज दिया जाता है सार्वजनिक वितरण के द्वारा, और ये कीमत बहुत ही कम होता है। उसे क्या कहा जाता है? न्यूनतम समर्थक मूल्य, एमएसपी जिसको बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है? तो याद रखना है कि उसके रचनाकार है मॉन्टेस्क्यू। कौन है? मॉन्टेस्क्यू। अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो हम लोग को याद रखना है लुई 16वां का शासन था।
अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नवंबर अपराधी कौन थे? नवंबर अपराधी कौन थे? तो वाइमर गणराज्य के जो समर्थक थे ना, उसे नवंबर क्रांति के नाम से जाना जाता है, या नवंबर अपराधी के नाम से जाना जाता है, वाइमर गणराज्य के समर्थक को। ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34।